जिससे भारतीय उत्पादों को भारतीय बाजार के साथ साथ या घरेलू बाजार के साथ साथ ब्रिटिश बाजारों से भी वंचित होना पड़ा। हो गया? ठीक है। और क्या होगा इसमें? बाकी का मतलब समझ रहे हो? एक नोट करके लिख लो। अंतर्देशीय सीमा शुल्क से भी भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ। नोट में सीमा शुल्क से भी क्या होता है? अंतर्देशीय देश में ही अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर। तो जहाँ जहाँ इनके क्या हो गए, जहाँ जहाँ इनका शासन हो गया, ये क्या करेंगे? दूसरे राज्यों से आ रहा है जहाँ शासन नहीं है, अगर उत्पाद आ रहा है उस पर भी टैक्स लगाएंगे, है ना? तो उसमें क्या होगा? बाकी राज्य दूसरे राज्य में नहीं बेच पा रहे हैं, इससे बहुत भारी नुकसान होगा उद्योगों को। अगला नोट में ही लिख लो, कागज तथा जहाज़ों के प्रयोग में ब्रिटिश उत्पादों को वरीयता दी गई। हो गया? अब हेडिंग डालो तीसरा चरण। कब से कब तक था तीसरा चरण? 1858 से 1947। ठीक है। इसमें क्या होगा? 1853 में ये रेलवे लाएंगे, मेनली इसी यही पर्पज रहता है इनका। रेलवे में ये इतना इन्वेस्ट करते हैं, हमने पहले बताया था कि 1947 तक कितने किलोमीटर बिछ गई थी रेलवे लाइन? 51,000। आज की डेट में कितनी है? 63,000। सिर्फ 12-13 हज़ार किलोमीटर हम जब से स्वतंत्र हुए तब से हम नई रेलवे लाइन डाल सके। उसके पहले वो लोग कितनी कर चुके थे? 51,000। तो अंतर देखो, ये क्यों इतना लंबा लेके आए रेलवे लाइन, जगह जगह डाला इन्होंने, क्यों? इतना वो हमारे हितैषी तो थे नहीं कि हमारी चलो गांव से आदमी शहर नहीं जा पा रहा है रेलवे बिछा देते हैं, ऐसा तो था नहीं। वो बात अलग है कि हम लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अब पूरा हमारा जो आगे आंदोलन चलेगा ना स्वतंत्रता का, रेलवे से ही चलेगा। मीटिंग रेलवे में हो रही हैं, जो नेता लोग हैं वो रेलवे में जा रहे हैं, जो जनता है आम वो भी रेलवे में जा रही है। रेलवे में ऊंच नीच मिट रही है लोगों के बीच में, जो जातिगत भेदभाव है ना। अभी 1858 के बाद अंग्रेज क्या करना शुरू कर देंगे? तुम्हारे जाति भेदभाव बढ़ाने लगेंगे, सांप्रदायिक भेदभाव मतलब धर्मों के बीच में दूरियां बढ़ाएंगे। अब उनका मेन टारगेट ही ये रहेगा कि ये लोग बहुत एकजुटता दिखा रहे हैं, तो इनमें क्या करो? जातिगत फूट डालो और धार्मिक फूट डालो।
तो वो किसी न किसी रीजन से डालते रहेंगे। लेकिन रेलवे क्या करेगा, एक ही डिब्बे में ऊंचा बैठा, पंडित भी बैठा और निचली कास्ट का भी बैठा, तो आपस में कुछ नहीं तो बातें तो हो ही रही है ना। वो चलो नीचे दूर बैठा है लेकिन बात तो कर ही रहा है ना, सुन रहा है कान लगा कि कहाँ हो रही आंदोलन की बातें, तो वो वहाँ से अपने भी कुछ ना कुछ इनपुट दे रहा है, हाँ ऐसा कर लो तो ये सही होगा। इस हिसाब से इनके बीच में क्या होगी, दूरियाँ मिटेंगी। रेलवे बहुत बड़ा एक रीजन रहेगा हमारी राष्ट्रीय चेतना है ना, जागृति को लाने के लिए। प्लस परिवहन सुगम हो गया, हमको दिल्ली जाना है, कल उन्होंने दे दिया कि नेहरू जी यहाँ पे तिरंगा फहराएंगे, तो क्या होगा, पूरी देश की जनता भर की ट्रेनों में पहुँच जाएगी, है ना। तो ये क्या रेलवे कर रहा है ना। बसें कहाँ तक जाएंगे, बस में तो मना भी कर सकते हो, रेलवे में कहाँ से मना कर दोगे तुम। वो बीच रास्ते में चैन पुलिंग करके या कैसे भी करके रोक लेंगे ट्रेन, वहाँ चढ़ जाएंगे। रेलवे से अंग्रेज ट्रेवल कर रहे हैं, उनको लूटेंगे। तो रेलवे बहुत बड़ा रीजन बनेगा। हम स्वतंत्र हुए हैं ना, उसके लिए जो जागृति चेतना आई। लेकिन उसके पहले रेलवे ये लोग किस पर्पज से लाए, धन के दोहन के लिए, कि यहाँ से धन कितना ले जा सकते हैं हम, जितना जिस तरीके से हम ले जा सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, हम करें इनका शोषण। इसलिए वो रेलवे लाए। वो तो अलग बात है कि हम लोगों ने अपना फ़ायदा उठाना उसका शुरू कर दिया, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। तो तीसरा चरण लिख लो, रेलवे तथा, इसमें हेडिंग डाल लो, रेलवे तथा भारतीय उद्योगों का पतन। हो गया। उसके अंदर लिखो, रेलवे के आगमन से भारतीय उद्योगों को व्यापक नुकसान हुआ। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्रिटिश उत्पादों की पहुंच सुगम हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्रिटिश उत्पादों की पहुंच सुगम हुई। सुगम का मतलब आसान हो गई, है ना। ठीक, आगे लिखो उसी के, कच्चे मालों का भी बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू हुआ। हो गया। यहाँ से हम लोगों ने तीनों चरणों में एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया कि क्या होगा। ठीक, इसके सारे के एक परिणाम लिख लो कि ये इनका पतन हो गया तो कुछ तो परिणाम हुआ होगा। परिणाम के अंदर लिखो, पहला पॉइंट, सूरत कौमा कासिम बाजार कौमा ढाका आदि औद्योगिक शहर या आदि औद्योगिक शहरों का पतन हुआ। हो गया। और क्या होगा, होगा क्या, चकबंदी। चकबंदी क्या हो रही थी, हाँ, चकबंदी मीन्स देख रेख। चकबंदी लेखपाल तुम लोग का डाला होगा फॉर्म, है ना।
हाँ, अलग अलग खेत को एक किसी किसान के बहुत सारे खेत पार्ट्स में हैं, उसको क्या करें, एक चक बना देना। उसमें क्या हो जाता है, आसान हो जाती है खेती करना, पैदावार तुम्हारी बढ़ जाती है। अब तुम ट्रैक्टर लेके इधर भी जा रहे हो, फिर 1 किलोमीटर दूर तुम्हारा खेत है, प्लस सिंचाई कर रहे हो तो भी वो हो रही है, खाद भी डाल रहे हो तो तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ ज़्यादा कर दो कहीं कुछ वो हो जा रहा है। वैसे एक ही खेत में करना हो तो बहुत आसान हो जाता है, रखवाली, इधर से उधर जाना, पानी लगाना, सारी चीज़ें। इसी के लिए जो भूमि सुधार किए गए उसमें चकबंदी लेके आए थे ये लोग। भूमि सुधार कब हुए थे हमारे यहाँ? 1950 के बाद भूमि सुधार हुए, 52 तक। पहला संविधान, जब मैं राजनीति शास्त्र पढ़ाऊंगा देखोगे कि पहला संविधान संशोधन ही हुआ था भूमि सुधार के लिए, जमींदारी प्रथा वगैरह को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो भूमि सुधार में 2-3 काम किए थे। ये काम ये भी था चकबंदी करना, छोटे मोटे चकों को क्या करना, बड़ा चक बना देना। और दूसरा काम हुआ था एक हदबंदी। उसमें क्या था, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उससे लेके और किसानों में बांटना। तो एक हद बना दी थी उन्होंने कि 20 एकड़ 22 एकड़ ऐसे करके हद बना दी थी कि एक किसान के नाम 20-22 एकड़ हो, उससे ज़्यादा अगर ज़मीन होगी तो ले ली जाएगी। लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत हो गया, इस कानून को मतलब सही से लागू नहीं हो पाया। ये कानून लोगों ने क्या किया, तुरंत भूमि अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफ़र कर दी, अपने घर वालों के नाम, क्योंकि उसमें ये था कि एक आदमी अगर परिवार करते ना तो इस कानून का अच्छे से यूज हो जाता। उन्होंने आदमी रखा तो छोटे छोटे बच्चों के नाम ट्रांसफ़र हो गई, ऐसे हो गई, तो वो बच गए कानून से, ठीक है। 2 कानून लेके आए थे लोग। तो चकबंदी इसीलिए की गई। सेम काम यहाँ क्या हो रहा है, चक छोटे बन रहे हैं जब किसान पहुँच जाएगा। साइड इफ़ेक्ट एक और होगा कि जब मजदूर बहुत ज़्यादा हैं किसी एक खेत पे खेती करने के लिए, मजदूरों आवश्यकता से ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे, आधुनिक मशीनरी को लाने के लिए क्या होगा, प्रोत्साहित नहीं होगा आदमी। क्यों ट्रैक्टर चलाएगा जब उसको पता ही है कि हमारे यहाँ हल चलाने वाले बहुत आदमी हैं। जब तक तुमको आवश्यकता नहीं है तुम आविष्कार कहाँ से करोगे, है ना। उनको पता है 2 आदमी एक्स्ट्रा सो रहे हैं, यार हम क्यों करें ऐसा काम कि एक आदमी करने लगे पूरा काम। इसलिए जो आधुनिक कृषि का जो आधुनिकीकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ कृषि पे अभी भी बहुत सारे लोग डिपेंड हैं। एक बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इकोनॉमिक्स में शब्द होता है, अर्थशास्त्र में पढ़ोगे, उसका मतलब ही होता है छिपी हुई बेरोजगारी। मीन्स किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक हों। ज़रूरत ही नहीं है, श्रमिक हैं, कहने को सबके पास रोजगार है, सब खेती कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है एक आदमी की, खेती कर रहे हैं 5 आदमी, तो एक किस्म की बेरोजगारी हुई ना, छिपी हुई, ठीक है। तो सेम चीज़ खेती में हुआ, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर लिख लो कारण में। एक तो जो मेन शहर हैं जो उद्योगों के लिए जाने जा रहे हैं, सूरत, कासिम बाजार और ढाका, ये किस लिए फेमस थे, कपड़ा उद्योग। यहाँ तक कि बांग्लादेश आज कपड़ा उद्योग में बहुत नंबर 1 है। दूसरा उद्योग एक और है, जूट उद्योग। हम पूरे विश्व में जूट उद्योग के मेन निर्माता थे जूट के। अब क्या हो गया, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो जूट निर्माण वाला क्षेत्र है ना, मैक्सिमम क्षेत्र कहाँ चला गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल वगैरह जूट के उत्पादन में नंबर 1 है इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखोगे। इसमें लिख लो एक अगला परिणाम में, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। समझ में आ गया क्यों बढ़ी बेरोजगारों की संख्या। अगला पॉइंट लिखो, भारत जो कि तैयार मालों के निर्यातक के तौर पर जाना जाता था, या तैयार उत्पादों के निर्यातक के तौर पर जाना जाता था। वह अब कच्चे मालों के निर्यातक
तथा तैयार मालों के आयातक के तौर पर जाने जाने लगा। कच्चे मालों के निर्यातक तथा तैयार मालों के आयातक के तौर पर जाना जाने लगा। हो गया। आयात निर्यात तो जानते हो, है ना, सबको पता है। क्या होता है आयात? हाँ, इम्पोर्ट, है ना, इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदते होगे, सुनते हो। मीन्स विदेश से यहाँ आ रहा है, आयात हो रहा है। निर्यात मतलब भेज रहे हैं। निर्यात करने में फ़ायदा है, विदेशी मुद्रा आती है हमारे पास, है ना, प्लस उद्योग बढ़ते हैं हमारे। ठीक। अब क्या हो रहा है, भारत पहले किस चीज़ के लिए जाना जा रहा था? जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसको बाहर बेच रहे हैं निर्यातक के तौर पे। अब वो किस लिए जाने लगा? अब वो आयातक के तौर पे जाने लगा। किसके आयातक? तैयार उत्पादों के। लेकिन कच्चे माल के निर्यातक। अब कच्चे माल का निर्यात करना घाटे का सौदा है ना, क्योंकि सामने वाला हमारे ही आइटम को बना के 10 रुपये की चीज़ हमने उसको बेची, वो उसको 100 रुपये की बना के हम ही को भेज रहा है। समझ में आया? हमने उसको गेहूँ भेजा, वो उसका क्या कर रहा है, ले जाके ब्रेड बना के भेज रहा है। अब गेहूँ क्या होता है? 20 रुपये किलो, है ना। ब्रेड हम लोग लेते हैं कितने, 100 ग्राम या 150 200 ग्राम 250 ग्राम शायद 30 रुपये की आती है। मीन्स 1 किलो कितने की हो गई? 120 रुपये किलो। 20 रुपये की चीज़ लेके गया, उसको बना के हमारे पास भेज दी, कितने की हो गई? 120 की। ये हो गया तैयार माल में और कच्चे माल में अंतर समझ में आ गया। सेम चीज़ हो गई इंडिया के साथ। जापान जो देश है उसके अंदर खुद के संसाधन है ही नहीं। जापान में ना कृषि संसाधन है उसके पास, ना प्राकृतिक संसाधन है कि कुछ खनिज हो, मिनरल्स हो, लोहा एस्क हो, तांबा हो, बॉक्साइट। लेकिन जापान हर चीज़ में बहुत बड़ा निर्यातक है। क्यों है? वो इंडिया से ही आयरन अयस्क मंगाता है। आयरन ओर होती है जो हम लोग स्टील यूज करते हो ना, ये क्या लगता है ज़मीन से ऐसे निकलता है क्या? मिट्टी निकलती है ज़मीन से, समझे? मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर कण होते हैं आयरन के, वो ओर बोलते हैं उसको, अयस्क। ठीक है, मिक्स होती है मिट्टी के साथ। ठीक। तो जो अयस्क होता है उसमें जब तुम 1 टन मतलब 1000 किलो बोलो, पता चले 50 किलो उसकी आयरन के कण निकले। अब वो कण पहले तो उसको छानो, कण अलग करो, फिर ले जाके वो मशीन के माध्यम से जाएंगे, फिर वो उसको जिस चीज़ में रूप में ढालना है, रेलवे के पहिए बनाने हैं, अलग अलग तरीके का लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, पीठ होता है, ऐसे करके। तो उस हिसाब से वो स्टील को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। मशीनों के माध्यम से होगा सारा काम। अब वो क्या करते हैं? इंडिया से अयस्क मंगा लेते हैं। अयस्क मंगाएंगे, उसको बेहतरीन लोहा बना के फिर इंडिया भेज देंगे। लो, उनका काम क्या हुआ? कर्मचारी, उनको रोजगार मिल गए, उनके आवागमन वाले जो उनके जहाज लगे उनको भी रोजगार मिल गया। प्लस उसी चीज़ को उन्होंने 50 में ख़रीदा, वो 2000 की भेज रहे हैं हमारे पास करके। ये अंतर हो जाता है। ठीक है, तो जापान यही करता है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी में निवेश की। हर चीज़ की उनके पास एडवांस मशीनें होंगी, हर सिंगल चीज़ की। अब क्या करेंगे? बाकी सारे देशों से वो मंगाएंगे कच्चा माल, उसको बना के प्रोडक्ट बना के सारे दुनिया में भेज रहे हैं। आज की डेट में जापान की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की है? 30 नंबर की है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरे नंबर पर कौन है? जापान, है ना। अब समझ लो, इतने 30 नंबर की दुनिया में पैसा कमा रहा है एक छोटा सा देश। 4 द्वीप हैं जापान। कोई एक ऐसा भी नहीं है कि 4 द्वीप हैं अलग अलग, उन पे देश बना हुआ है। मैप में देखोगे छोटा सा है, ना खाने को उगा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खाने के लिए भी क्या कर रहे हैं? वहीं की मछलियाँ मार के, समुद्र की। अब वो इंडियन सागर में आके मछलियाँ मार के जाते हैं जापान। हमारे देश के आदमी, इतना बड़ा तट रेखा है, हमारी तट रेखा कितनी है? 7500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर लंबी हमारी तट रेखा है। सारे द्वीपों को मिला लें जो हमारे पास द्वीप हैं, प्लस मैन भूमि है जो उसकी। अब जापान की है हमसे बहुत कम, लेकिन हम लोग अपने उसका 20% भी दोहन नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना तो 100% कर ही रहे हैं। जापान कहाँ पे है और हिंद महासागर कहाँ है? वो वहाँ से आके यहाँ पे भेल मछली मार के लेके जाते हैं हमारे इंडियन सागर में। उनने अपने यहाँ की भेल मछली सारी ख़त्म कर दी। एक इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन करके आयोग है, वो इसलिए बनाया गया था कि भेल मछलियों का संरक्षण किया जाए।
जापान उसका सदस्य बन गया था तो उसको अब बंद करना पड़ा मारना। अभी उसने पिछले साल सदस्यता वापस ले ली, पिछला साल भी नहीं हुआ शायद, उसने शायद 5-6 महीने पहले उसकी सदस्यता से हट गया, बोला नहीं हमारे लोगों का एक तो खाना छिन रहा है, दूसरा क्या छिन रहा है, रोजगार छिन रहा है, हम तो मारेंगे, उससे हट गया। अब वो इंडियन सागर में आके मार के जा रहे, क्योंकि उनके पास साधन है ना, नाव हैं बड़ी बड़ी, लोग हैं, वो चाहिए जो टूल्स चाहिए, जो औजार चाहिए मारने के लिए वो सारे हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़ इस उद्योग में क्या चाहिए, तुम यहाँ से लेके जा रहे हो तो ट्रैवलिंग में ख़राब हो जाएगी मछली, उनके पास वो शीत भंडार गिर रहे हैं, वो नाव पे जहाज़ों पे, हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास मछुआरे काम करके आते हैं, वो जब तक लेके आते हैं वापस तब तक ख़राब हो चुकी होती है मछली, सड़ चुकी होती है। तो ये चीज़ें उसका पार्ट है, ज्योग्राफी का जब पढ़ाऊँगा उसमें। लेकिन मेनली जान लो कि जापान है क्या, या हम क्या थे, अब हमको अंग्रेज़ क्या बना रहे हैं, क्या बना चुके हैं, ठीक है, वो चीज़ समझ में आ गई। एक सिंपल सा और लिख लो, श्रम की उपलब्धता के कारण कृषि क्षेत्र में आधुनिक तौर तरीके नहीं अपनाए गए। साथ ही भूमि का विखंडन भी हुआ, जिससे उत्पादकता कम हुई। आखिरी पॉइंट लिखो इसी में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्रामीण उद्योगों को भी नुकसान हुआ। उत्तरार्ध तो समझते हो ना, नहीं समझ रहे हो? 19वीं सदी समझ रहे हो? हैं? कौन सी हुई 19वीं सदी? 1800 के बाद का हुआ, 1900 तक 19वीं सदी चल रही है। उत्तरार्ध मतलब अर्ध है आधा, उत्तर मतलब बाद का आधा, अर्ध लगाए उसमें, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, उत्तर प्लस अर्ध, हैं? यही हुआ ना। अब अर्ध है तो क्या मतलब हुआ, आधा, और उत्तर है तो बाद का, पूर्व मतलब पहले का, उत्तर है तो बाद का, तो बाद का मतलब 1850 के बाद का चीज़ें हो रही, ठीक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्रामीण उद्योगों को भी नुकसान हुआ। इससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। अर्थव्यवस्था में बदल गई। हो गया?
खत्म हो गया उद्योगों का पतन, परिणाम भी जान लिए, कारण भी जान लिए, किस चरण में क्या क्या पतन हुआ वो सारा जान लिए। ठीक है, अब क्या पढ़ोगे? नहीं, उद्योगों के पतन के बाद कुछ और होगा। आधुनिक उद्योगों की स्थापना। कुछ उद्योग लगेंगे भी, है ना? कौन कौन से उद्योग लगेंगे फिर अपने यहाँ? कौन लगाएगा? सूरत में कपड़ा का उद्योग। और नहीं सही बोल, पढ़े होगे, सन याद किए होगे, कौन सी पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? हाँ, 13 में? नहीं यार, 13 में तो नहीं हुई। पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? ये सब पढ़े होगे, जीके में पढ़ रहे होगे, वन लाइनर्स, है ना? अब उनके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्यों हुई, वो सब नहीं मालूम था। अभी चीज़ें इसमें यही आसान हो जाता है। फैक्ट तुम्हारे 1 2 ही रहते हैं, 3 रहते हैं, लेकिन जब तुमको सारी चीज़ मालूम होती है ना, तुम कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, किसी भी। अब ये चीज़ जो तुम कर रहे हो, तुम लोग को नहीं एहसास है कि क्या चीज़ तुम्हारा रेडी हो रहा है। तुम यूपीएससी वाले स्टूडेंट से भी सामने से भिड़ सकते हो इस चीज़ों के बाद, कि हाँ हम जो बोल रहे हैं इसके पीछे हमारा आधार है कहने का, और हम सही क्यों हैं, अगर सामने वाला गलत है तो। समझ गए? प्लस जब हमको ये पता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, चीज़ें याद करनी टफ नहीं होती हैं। फिर डायरेक्ट कोई बता दे कि ये चीज़ कब हुई, याद कर लो, रट लो, नहीं रट पाओगे। कितनी रटोगे? 2 4 6 रट लोगे। लूसेंट से पढ़ते होंगे लोग बाग, है ना? अब लूसेंट पूरी रटनी है तुमको, 400 पेज की वन लाइनर, फिर भी अच्छे एग्जाम में भरोसा नहीं है कि उसमें से आ ही जाए। घुमा के पूछते हैं आजकल क्वेश्चन, सीधा तो पूछेंगे ही नहीं। अब तुम्हारा दिमाग चेक कर लेंगे, दिमाग चेक कर लेंगे, कहाँ जाओगे? और इसमें क्या है, अगर तुमको ये सारी चीज़ें पता हैं, तुमको एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं पता है, तब भी क्वेश्चन करके आ जाओगे। 100 में से 80 क्वेश्चन तो विदाउट आंसर पता है तुम करके आओगे, क्योंकि तुमको बैकग्राउंड सारा पता है, तुम रिलेट कर लोगे। ऑप्शन क्या, एलिमिनेट कर लोगे। बाकी जो ऑप्शन है ना काम के नहीं, उनको क्या कर लोगे? अब डायरेक्ट तुमको नहीं पता है, बट तुम्हारा एलिमिनेशन चीज़ें इतने जल्दी होगी कि इसको हटाओ, ये तो उस काल की है ही नहीं घटना। ये तो पता चल जाएगा ना यार, उस काल की घटना, ये 4 6 घटनाएं दे देंगे कि इसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो तुमको उसके शासनकाल का नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये घटना बहुत आगे पीछे हुई है। तुम उसको क्या कर दोगे? तुरंत एलिमिनेट करोगे। एक चीज़ को एलिमिनेट करोगे, ऑप्शन 2 3 एलिमिनेट हो जाते हैं। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो, उससे क्या हो जाते हैं, 2 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं सीधे। तो ये यही होता है कॉन्सेप्ट।